नमस्कार। आज का टॉपिक है एंग, एंगलर और प्रेंटल के द्वारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो इसके पहले हमने बेंथम हुकर ने जो वर्गीकरण दिया था वो देखा था। ये जो दो साइंटिस्ट हैं इन्होंने फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, मतलब फाइलोजेनेटिक सिद्धांत को, विकास के सिद्धांतों को आधार मानकर और वर्गीकरण किया है। ये दोनों वैज्ञानिक जर्मनी के हैं और इन्होंने संयुक्त रूप से फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इन्होंने 23 खंडों वाली एक पुस्तक डाई नेचुरलाइकेन फ्लैंजन फेमिलिन नामक एक पुस्तक प्रस्तुत की है, जिसके अंदर इन्होंने एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक के सभी पादपों का वर्गीकरण किया है और सभी ज्ञात पौधों का वर्गीकरण किया है। और इस वर्गीकरण को संसार में सभी जगह मान्यता मिली है, लेकिन केवल ब्रिटिश साम्राज्य में यह वर्गीकरण प्रचलित नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर बेंथम हुकर के वर्गीकरण को ही माना जाता था। इस वर्गीकरण की पद्धति में कुछ आइक्लर की पद्धति से रिलेटेड पद्धति है ये। तो आइक्लर के सिद्धांतों को इन्होंने आधारभूत मानकर और कुछ सिद्धांतों को अपनाया और उसके अनुसार वर्गीकरण किया है। तो जो कुछ सिद्धांत है, आधारभूत सिद्धांत, वो इस प्रकार हैं। उन्होंने पौधों के आदिम और प्रगत लक्षणों में स्पष्ट भेद किया है। एक बीजपत्री पौधे और एक बीजपत्री पौधों को द्विबीजपत्री से पहले रखा गया है। इनके अनुसार घास की तुलना में ऑर्किड अधिक उन्नत पौधे हैं। एपिटलस यानी कि दलपुंज रहित पादप और कैटकिन युक्त द्विबीजपत्री पौधे दलपुंज युक्त सरल एक लिंगी पुष्पों से आदिम होते हैं। इस तरह से इन्होंने कुछ इन लक्षणों को मानकर और वर्गीकरण किया है। इन्होंने जो सीड प्लांट्स हैं उनको मोनोकोटिलीडन्स, डाइकोटिलीडन्स और जिम्नोस्पर्म, इस तरह से 3 डिवीज़न में बांट दिया। अब जो मोनोकोटिलीडन्स हैं इनमें फिर इनको 11 ऑर्डर्स के अंदर बांटा गया है। पेंडेनेल्स से लेकर माइक्रोस्पर्मी तक 11 ऑर्डर में इन्होंने बांटा है। सर्वप्रथम पेंडेनेल्स को रखा और उसके बाद लास्ट में इन्होंने माइक्रोस्पर्मी को रखा है। फिर डाइकोटिलीडन्स को इन्होंने पेटल्स की उपस्थिति के आधार पर कि पेटल्स किस तरह से उपस्थित हैं, आर्किक्लेमाइडी और सिम्पेटली 2 भागों में विभाजित किया है। और आर्किक्लेमाइडी को इन्होंने इसके अंदर फिर वापस लगभग 39 के करीब गण को ऑर्डर को रखा है। उसके बाद जो सिम्पेटली है इसके अंदर भी लगभग 11 गण इसके अंदर उपस्थित हैं। ये इस तरह से इसकी जो आउटलाइन है वर्गीकरण की वो दी गई है। इसके बाद जो वर्गीकरण के मुख्य इनके जो गुण हैं वो इस तरह से हैं। आइक्लर की पद्धति को मानकर दिया गया वर्गीकरण है, फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण है। इन्होंने पौधों के आदिम और प्रगत लक्षणों को स्पष्ट भेद किया है। जिम्नोस्पर्म को अलग ग्रुप में स्थान दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने बेंथम हुकर के मोनोक्लेमाइडी वर्ग को समाप्त कर दिया और जो उसके सदस्य आर्किक्लेमाइडी और सिम्पेटली के अंतर्गत रखे हैं। जो जैसे पहले हम कह रहे थे कि मोनोक्लेमाइडी के अंदर कुछ ऐसे सदस्य भी रख दिए गए हैं जो पॉलीपेटली या गेमोपेटली से संबंधित है। तो यहाँ पर इन्होंने पॉलीपेटली, गेमोपेटली के स्थान पर आर्किक्लेमाइडी एंड सिम्पेटली बनाए हैं 2 वर्ग, और उसमें मोनोक्लेमाइडी को समाप्त करके इन 2 में उन सदस्यों को रख दिया है। लेखक ने पौधों की पहचान के लिए कुंजियों के साथ साथ प्रत्येक वंश व जाति के आवश्यक चित्र भी प्रस्तुत किए हैं। इन्फीरियर ओवरी को अंत में स्थान दिया है और दोनों ही जगह
मतलब आर्चिक्लेमाइडी और सिम्पेटली दोनों ही में इंफीरियर ओवरी को अंत में स्थान दिया है, जो कि विकास के सिद्धांतों को बताते हैं। इसके बाद मोनोकॉट को डाइकॉट से पहले स्थान दिया गया है। लेखक का मानना है कि ऑर्चिड अधिक उन्नत पादप है और ग्रासेस की तुलना में अधिक उन्नत है। अब इस वर्गीकरण के जो कुछ मुख्य दोष हैं वो इस प्रकार से हैं कि डाइकोटिलिडन्स को मोनोकॉट के बाद में स्थान दिया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि द्विबीजपत्री पादप एक बीजपत्री पादप से अधिक विकसित हैं, जो कि आधुनिक विचारधारा के विपरीत है और जीवाश्मीय अध्ययन भी इस तथ्य को प्रमाणित नहीं करता है। दलपुंज रहित व मंजरी युक्त द्विबीजपत्री पादप जैसे एमेंटिफेरी ऑर्डर कुल जैसे सेलिकेसी, बेट्युलेसी, कैजुराइनेसी आदि को आद्य मानकर वर्गीकरण के प्रारंभ में रखा गया है, जो कि सर्वथा अनुचित है। रैनेल्स जैसे रेननकुलेसी, निम्फिएसी आदि को आधुनिक वर्गीकरणवेत्ता आद्य मानते हैं और ये एमेंटिफेरी से व्युत्पन्न या विकसित नहीं हो सकते। इसी तरह मोनोकॉट में एरेसी और लेमनेसी को लिलिएसी के बाद में रखा गया है, जो कि सर्वथा अनुचित है, जबकि ऐसा माना जाता है फाइलोजेनेटिक सिद्धांत के आधार पर कि ये कुल लिलिएसी से व्युत्पन्न हुए हैं, अर्थात लिलिएसी को प्रथम स्थान में रखना चाहिए। तो इस आधार पर वर्गीकरण में कुछ दोष और कुछ गुण भी हैं और इसीलिए कुछ जगह पर इसको मान्यता प्राप्त हुई थी और कुछ जगह प्रचलन में था और कुछ जगह प्रचलन में नहीं था। धन्यवाद।